गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव आप सब बहुत अच्छे होंगे. आई वेलकम यू वंस अगैन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस. सो टुडे वी हैव साइंस फॉर क्लास 8, चैप्टर नंबर 6, एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जैसे कि आपको टाइटल से ही पता लग रहा है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन, उनका बचाव, उनको बचा के रखना. आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे यूनिक प्लैनेट ये माना जाता है अर्थ. और उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि लाइफ जो है वो हमारी इस अर्थ पे ही पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस एंड विच मेक इट डिफर फ्रॉम अदर प्लैनेट्स. आपको पता है यहाँ पे प्रॉपर वाटर है, एयर है, ठीक है, जो और वेदर भी ठीक है, क्लाइमेट ऐसा है जहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे आप दूसरे प्लैनेट से अगर कंपेयर करो, जैसे कुछ प्लैनेट्स सन के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी रहता होगा. एक्सक्यूज़ मी. और कुछ प्लैनेट जो है बहुत ज़्यादा दूर है, एक्सट्रीम दूर होने की वजह से वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड रहता है, क्योंकि वहाँ पे सूरज का रोशनी नहीं पहुँचता है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है या फिर बहुत ज़्यादा ठंड रहता है. तो वहाँ पे इन कंडीशन में सर्वाइव करना मुश्किल नहीं है. 1 या 2 दिन तो चल जाता है, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो इस वजह से हमारा जो अर्थ है वो यूनिक है, ठीक है. और आपको पता है ये एक नेचुरल ट्रेजर है हमारा, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या है, हमको अपने इस ट्रेजर को बचा के रखना है, ठीक है. हमको अपने जो एनिमल्स और प्लांट्स उनको कंजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है. जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम आपको पता है हमारा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से बना है. लिविंग आपको पता ही है, लिविंग वो होता है जो सांस लेता है, ग्रो करता है, डेवलप होता है. नॉन लिविंग होता है जैसे माउंटेन्स हो गए, सैंड हो गया आपका, ये क्या है? ये है तो नॉन लिविंग लेकिन ये इकोसिस्टम का पार्ट तो है. तो ये सारा चीज़ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जितना भी पूरे इस अर्थ का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सब क्या है, एक डायनामिक कम्युनिटी है, ठीक है. डायनामिक कम्युनिटी का एक पार्ट है ये. और आपको पता है इस डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस, अलग अलग टाइप के जो होते हैं. अब बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, ज़िंदगी, ठीक है. तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? देखो, आपको पता है न्यूमरस प्लैनेट्स और एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं. न्यूमरस प्लैनेट्स मतलब बहुत ही टाइप के प्लैनेट्स हैं, प्लांट्स हैं, सॉरी प्लैनेट्स नहीं है, आई एम स्लिपिंग ऑफ टंग. बहुत सारे टाइप के प्लांट्स हैं, बहुत टाइप के एनिमल्स हैं, और कई तो ऐसे प्लांट्स हैं, कई एनिमल्स ऐसे हैं जिनको अभी प्लांट्स तो कई ऐसे हैं जिनको अभी मेरे को लगता है बहुत कम प्लांट्स ही हम अभी तक सर्च कर पाए हैं. अफ्रीका के जो जंगल है वहाँ पे कुछ प्लांट्स अभी ऐसे हैं जो पता चलता है कि अभी वो नॉलेज में भी नहीं आए. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं. तो होते क्या है कि न्यूमरस प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं यहाँ पे, और ये जो डाइवर्स फॉर्म है, इसी का जो टेक्निकल जो टर्म है, टेक्निकल जो वर्ड है, उसमें हम बोलते हैं इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, ठीक है ना. ये जो है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये एक टेक्निकल टर्म है, ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो कि हमारी अर्थ पे फाउंड होते हैं, ठीक है. और ज़्यादातर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ मिलती है आपको? फॉरेस्ट में, ठीक है. अच्छा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या हो रहा है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है. देखो, सडन अनप्लान थिंग्स, डिसऑर्गेनाइज्ड, चेंजेस इन एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें होने से क्या हो रहा है कि हमारी जो प्लैनेट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ सॉरी, ये प्लांट्स के बारे में बात हो रहा है, तो सॉरी, थोड़ा सा प्लैनेट्स और प्लांट्स मैं आपको पढ़ा रहा था तो दोनों मिक्स हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा. प्लांट्स का बात हो रहा है. तो जितने भी हमारे जो प्लांट्स होते हैं और जितने भी हमारे जो एनिमल्स होते हैं, सारा पूरा इन्हीं के बारे में ही पूरा एक इकोसिस्टम बना होता है, ठीक है. अब हमारी जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो कैसे अफेक्ट होती है? अगर आप देखो, मैंने आपको बताया एक कोई फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट में कुछ बर्ड्स रहती हैं, कुछ एनिमल्स रहते हैं. आपको पता है कुछ एनिमल्स हमेशा पेड़ पे ही रहते हैं,
अगर आप उस जगह को काट देते हैं तो और तो होगा क्या, वहाँ पे जो रहने वाले जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं वहाँ की, वो वहाँ से शिफ्ट करेंगे आगे। और धीरे धीरे अगर आप सोचें जंगल ही ख़त्म हो जाएंगे तो वो कहाँ सर्वाइव करेंगे। वो हमारी तरह घर तो बना के रहते नहीं है। और दूसरी बात, सपोज़ एलिफेंट है, अब आपको पता है एलिफेंट का घर कहाँ पे होता है, एलिफेंट का घर भी जंगल में होता है। तो जंगल वो घर पे तो रहते नहीं हमारी तरह। तो अगर हम जंगल ही काट देंगे तो फिर एनिमल्स कहाँ रहेंगे बताओ, क्योंकि वो तो वहाँ पे उनका घर है। तो वो वहाँ पे तो क्या होगा, अगर हम कोई भी एनिमल है, अगर हम उनके इन्वायरमेंट को भी ख़त्म करते हैं तो इनडायरेक्टली हम उनको भी ख़त्म कर रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको वैसा ही इन्वायरमेंट चाहिए, वैसी जगह पे ही वो सर्वाइव कर पाते हैं। अगर आप उनको वहाँ से हटा के कुछ और उनको शिफ्ट करेंगे कहीं तो वहाँ पे वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे और दे विल बी फिनिश। तो यानी कि इन सब चीज़ों की मैंने आपको बताया, एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है और इन सब इसीलिए बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस हमारे उसमें पड़ती है। अच्छा, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन मैंने आपको बताया, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है फॉरेस्ट का कटना, फॉरेस्ट का साफ होना। आपको पता है जो पॉपुलेशन है बढ़ रहा है, अर्बन जो होता है गांव वाला एरिया जहाँ पे पहले फॉरेस्ट रहा करते थे, धीरे धीरे आपको पता है इंसान रहने के लिए जगह चाहिए, घर चाहिए। तो घर कहाँ बनेगा, ज़मीन में बनेगा। ज़मीन के लिए क्या चाहिए आपको, पेड़ों का सफाई होगा। तो जितने ज़्यादा पेड़ साफ होंगे, जितने ज़्यादा घर बनेंगे, उतना ज़्यादा खतरा हमारे फॉरेस्ट के लिए है। तो हमें कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए जिससे कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा ख़त्म ना हो, ठीक है ना। इसके पीछे रीज़न क्या है, रैपिड अर्बन डेवलपमेंट। आपको पता है जो गांव वगैरह वाला एरिया है वो बढ़ रहा है, लोग जनसंख्या बढ़ रही है, लोग अपना घर ज़्यादा बना रहे हैं। फिर फ्यूल रिक्वायरमेंट होती है। फ्यूल रिक्वायरमेंट की वजह से भी हम हमारे आपको पता है पेड़ वगैरह कटते हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ कटते हैं। आपको पता है गाँव वगैरह में गैस वैस नहीं होती जहाँ पे, तो वो वुड को ही जलाते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस हो गया, आपको पता है आज भी हमारे घरों के जो दरवाजे हैं या कहीं ऐसा एरिया है जैसे जो ठंड वाला एरिया होता है, ठंड वाले एरिया में क्या होता है ना, लकड़ी के ही घर बनाए जाते हैं वहाँ पे। उसके दो रीज़न है। लकड़ी क्या होती है, लकड़ी के जो फ्लोर होते हैं वो गर्मियों में ठंडा और ठंड में गर्म। तो आप सोचो ठंड में गर्म और गर्म में ठंडा जो देते हैं तो कितना अच्छा फ्लोर होता होगा। तो ये लकड़ी की क्वालिटी होती है, इसलिए लकड़ी के भी कई लोग जो थोड़ा ठंडा वाला एरिया जो होता है वहाँ पे वो आज भी लकड़ी के ही फ्लोर को प्रेफर करते हैं। बोट्स हो गई, जैसे आपने कश्मीर वगैरह में देखे होंगे, तो ये सब लकड़ी से ही बनती है। तो लकड़ी से बनेंगी तो पेड़ से ही बनेंगी, पेड़ का काटने पड़ेंगे। तो जितनी ज़्यादा हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी डिपेंडेंसी अब फॉरेस्ट पे बढ़ रही है, तो फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ रहा है। और फॉरेस्ट पे लोड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि जो फॉरेस्ट है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। फॉरेस्ट में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो वहाँ पे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, वो शिफ्ट कर रहे हैं पीछे। और जहाँ पे भी आपको पता है फॉरेस्ट ख़त्म हुए, वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो भी वहाँ पे धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। और भी इनके अच्छा, इनके रिज़ल्ट क्या हैं, क्या क्या होता है इनसे। आपको पता है अगर बहुत ज़्यादा ये आप ट्री काटोगे, बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो जो हमारा लॉस होगा नेचुरल हैबिटेट का। नेचुरल हैबिटेट आपको पता है जो भी जानवर है वो इधर जाएंगे उधर जाएंगे, शिफ्ट करेंगे। फिर एनिमल्स में भी क्या होता है कि एनिमल्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पता है आपको। आप कोई एक एनिमल दूसरे एनिमल के एरिया में चले जाता है तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एनिमल्स के लिए भी सर्वाइव करना, ठीक है। आपको पता है जो हमारी जो गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जब पेड़ ही नहीं रहेंगे। आपको पता है ना, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं और फिर वापस हमको देते हैं। पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर कौन करेगा। आपको पता है CO2 जो होता है बहुत ज़्यादा, ये जो गैस है अगर ये ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ी रहेगी तो होता क्या है कि ये हीट पैदा करती है। और हीट पैदा करने की वजह से क्या होता है, फिर हीट पैदा करने की वजह से हमारे जो ग्लेशियर हैं, जो बड़े बड़े जो बर्फ़ के वो पिघल रहे हैं उससे, तो क्या हो रहा है वहाँ का भी इकोसिस्टम उससे ख़राब हो रहा है। तो यानी कि सब चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, हम किसी चीज़ को अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा हमारे फॉरेस्ट के बारे में कि क्या कॉजेज़ हैं और क्या चीज़ें उनसे क्या उनके रिज़ल्ट होंगे और किन वजह से वो हो रहा है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किन कारणों से हम उनको कंजर्व कर सकते हैं। जैसे रीफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन तो होता है काटना, रीफॉरेस्टेशन होता है फिर से वहाँ पे जाके जंगल को पैदा करना, यानी कि पेड़ लगाना ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ आपको जगह
मिलती है, पेड़ लगाइए, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम दी फायर्स, जो भी हमारे, आपको पता है जितनी भी आग वगैरह लगती हैं जंगलों में, उससे हम बचा सकते हैं जंगलों को, ठीक है ना। अगर उनसे बचा लेते हैं तो भी बहुत सारे जानवर वगैरह मरने से बच जाता है। आपको पता है जब जंगल में आग लगती है तो जानवर वगैरह सब जल के, उनको पता थोड़ी कहाँ पे भागना है यार, किधर जाना है, वो जितना उनका होता है वो जितना, आपको जो पेड़ पे रहने वाले हैं वो कहाँ तक जाएंगे। तो इसलिए वो जब आग लगती है जंगल में तो सारे जंगली जानवर जो होते हैं वो उनका डेथ हो जाता है, मर जाते हैं वो। ग्रेजिंग ऑन फॉरेस्ट, ग्रेजिंग जो होता है फॉरेस्ट में, मैंने आपको बताया कि जैसे आपको पता है जो हमारी अर्थ है, जो हमारी ज़मीन है, उसकी जो सबसे टॉप वाली लेयर होती है उसमें क्या होता है, घास वगैरह होती है, या वो जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है वो, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ अगर आप बोएंगे तो वो ग्रो करती है। तो अगर गेजिंग होगा, तो गेजिंग का मतलब होता है जैसे वो जो जानवर होते हैं जो घास वास चरते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो सब कुछ चढ़ देते हैं वहाँ से। चढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो सारा का सारा जो जो फर्स्ट ऊपर वाली जो लेयर होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो लेयर ही ख़त्म हो जाएगी तो क्या होता है, लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, सॉइल इरेजन होगा उससे। सॉइल इरेजन क्या होता है, सॉइल इरेजन क्या करता है, जब पानी बरसता है, जब रेनफॉल होता है तो ऊपर की जो मिट्टी की जो फर्स्ट लेयर होती है वो उसको बहा के ले जाता है। तो यानी कि रिमूवल ऑफ टॉप लेयर इज़ नोन एज सॉइल इरेजन, ठीक है। आपको पता है जो ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है उसमें ह्यूमनस होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एक प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए, और कुछ और चीज़ें भी हैं जिससे हमारी वाइल्ड लाइफ अफेक्ट होती है। जैसे आपका, मैंने आपको बताया हैबिटेट लॉस हो गया, क्लाइमेटिक चेंज हो गया, पेस्टिसाइड्स जो यूज़ करते हैं हम, टॉक्सिन्स, वो भी केमिकल जो होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं, हंटिंग हो गया, उसके बाद वाटर प्रॉब्लम, पॉल्यूशन, ये सब चीज़ें भी हैं जो कि फॉरेस्ट को इफ़ेक्ट करती हैं। अच्छा, हैबिटेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था। हैबिटेट क्या होता है, जहाँ पे जो लोग रहते हैं, जैसे जानवर हो गए, जानवर जहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं वो, तो वो वाला एरिया जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पे वो खाते हैं, ग्रो करते हैं, तो उस एरिया को वो कहते हैं हैबिटेट। तो क्या होता है कि जहाँ पे वो रहते हैं और डेवलप करते हैं उस एरिया को हैबिटेट बोलते हैं वहाँ का, ठीक है। जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट तो फॉरेस्ट में ही रहता है, एलिफेंट को हम घर पे तो नहीं ला सकते। अगर वहाँ के जंगल को आप ख़त्म कर देंगे तो एलिफेंट कहाँ रह पाएगा, कैसे सर्वाइव कर पाएगा वो। फिर कुछ दिनों में, जैसा आपने तो फॉरेस्ट को ख़त्म किया, आप कहेंगे हमने फॉरेस्ट को थोड़ा सा एक दो पेड़ काटे या कुछ हुआ है, उससे हमने एलिफेंट को तो नहीं मारा, लेकिन अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो इनडायरेक्टली एलिफेंट को भी हम किल कर रहे हैं। थोड़े टाइम के बाद वो भी सर्वाइव करते करते डेथ हो जाएगा उसका, उसको खाना नहीं मिलेगा, उसको शेल्टर नहीं मिलेगा, चलता रहेगा, वो डेथ हो जाएगा उसका। तो यानी कि एक दूसरे से कनेक्शन है उसका, एक चीज़ खो रही है तो दूसरी चीज़ अपने आप उससे अफेक्ट होके खत्म वो हो जाएगा। आपको पता है कि खाली फूड ही सर्वाइव के लिए ज़रूरी नहीं होता है, और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। प्रॉपर पानी हमें मिलना चाहिए, प्रॉपर हमारे को जो वेदर है हमारा हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जो फूडिंग है, ऐसा नहीं खाली फॉरेस्ट में अगर वाइल्ड एनिमल्स रह रहे तो खाली फूड के ऊपर ही डिपेंडेंसी नहीं, अगर क्लाइमेट उनके अकॉर्डिंगली नहीं होगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंड होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगा तो भी नहीं कर पाएंगे। अब प्लांट्स ही नहीं होंगे, ट्रीज़ ही नहीं होंगे। आपको पता है अगर गर्मी है तो चलो ट्री के नीचे शेडो में चले गए, वो यही तो होता है। लेकिन वो हमारी तरह घर तो बना के नहीं रह सकते, उनको इतना नॉलेज तो होता नहीं, और क्योंकि ट्री उनका ही घर है, वही उनको पता है कि अगर किसी एनिमल को कोई कहीं शेडो में जाना है तो वो किसी ट्री के नीचे बैठ जाएगा, इस टाइप का होता है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें तभी हैं जब हमको कंजर्व करके रखें, ठीक है ना। आपको बताया केमिकल यूज़ बहुत ज़्यादा होता है आजकल में खाने पीने की चीज़ों में, और केमिकल वगैरह खाते हैं तो ये जो जानवर होते हैं वो, उनको अकल नहीं होता है, अकल तो होता है लेकिन उनको पता नहीं होता है। और जो भी क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इनका, ठीक है। तो ये जितने भी नेचुरल जो फिनोमिना है, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, ये भी बहुत इफेक्ट करता है, इनका भी इफेक्ट पड़ता है। फ्लोरा एंड फौना मैंने आपको बता दिया। द प्लांट्स एंड एनिमल फॉर्म इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं, तो जो प्लांट्स हैं फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फौना फ्लोरा, और जो एनिमल्स हैं फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड फ्योना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करना, इसको ये आपके इसमें भी आएगा। अच्छा, स्पीशीज़ हमने बताया था आपको। हाँ, स्पीशीज़ क्या होती है, देखो स्पीशीज़ क्या होती हैं जो कि दे ग्रो टुगेदर, ठीक है ना। दे आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर
एक्टिविटीज़ एंड यू नो दे डू इंटरब्रीड टुगेदर, ठीक है। एंड जैसे टाइगर है, टाइगर की जो स्पेशीज़ होंगी, जितने भी टाइगर्स आप देखते हैं वो एक सेम स्पेशीज़ की होती हैं। अब टाइगर के साथ हम किसी डियर को इंटरब्रीड नहीं कर सकते, ठीक है, वो अलग स्पेशीज़ का है। तो यानी कि जो स्पीशीज़ होती हैं वो सिमिलर एक्टिविटीज़ एंड जो भी वो मैंने आपको बताया डेवलपमेंट्स होती हैं उनके अंदर। और कुछ एंडेमिक स्पेसीज़ हमारी हैं, वो क्या है वो देखो एंडेमिक स्पेसीज़ क्या होती हैं, ये पर्टिकुलर उसी एरिया में फाउंड होती हैं। अगर आप ये किसी और एरिया में मिलती ही नहीं है और जाएंगी भी तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये पर्टिकुलर उसी एरिया में रहती हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल हमारे पास है, जैसे सेल एंड वाइल्ड मैंगो ट्री, ये जो है एंडेमिक फ्लोरा के एग्जांपल्स हैं। बाइसन, इंडियन जॉइंट स्क्वायरल आर फ्लाइंग स्क्वायरल एंड एंडेमिक फोना, ये एंडेमिक फोना के एग्जांपल्स हैं। ये जिस एरिया में रहते हैं वहीं पर ही पाए जाते हैं, उसके वहाँ बाहर नहीं पाए जाते, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रेड डाटा बुक। देखो रेड डाटा बुक क्या होती है, जैसे बुक से आपको पता चल रहा है, डाटा से आपको पता चल रहा है, इस बुक में इस प्रकार का डाटा होता है जिसमें कि हमारे जो कुछ एनिमल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर जोन पे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरे से खतरे के निशान पर आ चुके हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है घटते जा रही है, बहुत ज़्यादा अब वो कम हो चुके हैं, तो इसलिए उनका डाटा रेड बुक डाटा में हम लिखते हैं और उससे पता लगता है कि कौन कौन सी जो स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म होती जा रही है और उनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक तरह का इस पर एक रिकॉर्ड रहता है उनका, ताकि हम इसको फ्यूचर में अपने कुछ प्लानिंग्स जो हम करें उससे हमें पता लगे कि क्या है, जो भी एनिमल्स डेंजर जोन में आ चुके हैं उसका एक रिकॉर्ड हमारे पास ऑलरेडी है, हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद फ्यूचर में हम कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई जो हमने प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाई थी वो हमारी सक्सेस हुई या नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और अगर हम कर रहे हैं, अगर का फ़ायदा है तो हम उसको और अच्छे तरीके से करेंगे ताकि हमारे जो एनिमल्स हैं जो डेंजर जोन में हैं उनसे वो बाहर आ सके और उनकी पॉपुलेशन ग्रो कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन अवर दिस चैप्टर। आई बिलीव ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसके MCQs हम आपको भी बता देंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर उसका PDF आपको पहुँच जाएगा। Thank you very much students for watching this video. Have a nice day. Bye bye. Take care.